इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर एमपीएस 002 कोड की बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन हमारा ये सब्जेक्ट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आंसर्स के साथ बताऊंगा। एक बात मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा जो आपको आपके एग्जाम्स में पास करवाएगा। तो सबसे पहले तो एक यही कंडीशन है कि आपको इस वाले वीडियो को एंड तक देखना है और उस बात को फॉलो करना है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि एमपीएस 2 में भी पास हो जाओ, एमपीएस 4 हो, एमपीएस 1 हो, सभी सब्जेक्ट में आपको मैं पास करवाऊंगा। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो इस सब्जेक्ट का मतलब ये है कि एक देश का दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशंस है, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं जो सिर्फ एक कंट्री का नहीं बल्कि सभी कंट्री का वो कंसर्न्स यानी कि चिंता का विषय है, यानी कि वो सभी कंट्री के लिए एक टेंशन का विषय। ऐसा कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे कि टेररिज्म हो गया एंड इन्वायरमेंट हो गया, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आईआर में कवर किया जाता है। प्लस ऐसे जो टॉपिक है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो रखी है जो कि आईआर में ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं, देन टॉपिक को आपको मैं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट होगा आपको मैं वो भी बताता चलूँगा। एंड जो चैप्टर्स भी आपके इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने कहा है कि वीडियो को एंड तक देखना ताकि सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो चैप्टर आपके होंगे वो सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बताऊंगा उसके बारे में भी। अभी हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है सरकारी संगठनों के उद्भव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यानी कि आईआर में उनकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब क्या होता है, आज इस टाइम पे क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, एंड उनके रोल। डेट मीन्स जो एनजीओज होते हैं, आपने सुना होगा एनजीओज के बारे में, जो कि गैर सरकारी संगठन होते हैं। तो गैर सरकारी संगठन जो होता है उनका मेन रोल क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, प्लस इनका उदय कैसे हुआ है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन द राइज ऑफ एनजीओज एंड देयर रिलेवेंस एंड द रोल इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको पहले उसके बारे में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर यहाँ पे। चलिए अब हम इनका एक बार आंसर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैर सरकारी संगठन का मतलब क्या होता है, यानी कि इनका मीनिंग क्या होता है। गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन जो कि सरकार के द्वारा नहीं, मेरे और आपके जैसे लोगों के द्वारा बनाया गया है, और उन सभी लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और इस एनजीओ को समाज के उन कामों पे ध्यान देते हैं या उन मुद्दे को उठाने या उन चीज़ों की हेल्प करने के लिए एनजीओ बनाया जाता है जिन यहाँ जहाँ तक अभी तक सरकार नहीं पहुँच पाई है, या गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उनका ज़्यादातर अभी मतलब कि इम्प्लीमेंट या कह सकते हो कि उनका फ़ायदा लोगों तक नहीं हुआ है। अब वो चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे वो हेल्थ हो गया, डिफेंस हो गया, या मान लो कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं सोसाइटी के अंदर जहाँ पे सरकार अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही है, या सरकार कोशिश कर रही है बट वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। तो उस टाइम पे आते हैं एनजीओज़। तो एनजीओ का राइज होता है और ये एनजीओज़ क्या करते हैं, उस जगह पे जाकर अपनी फैसिलिटीज़ उन लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच, ये अमेरिका की एनजीओज़ हैं, काफ़ी फेमस एनजीओज़ हैं। जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताऊं मैं, तो ये क्या करता है कि दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेंस होता है, जैसे कि मान लो सीरिया एंड इराक, किसी भी कंट्री के अंदर, तो उन मुद्दे के ऊपर जितने भी मीडिया है उनका ध्यान दिलवाती है, फोकस करवाती है, प्लस जो यूएनओ है और दुनिया भर के देशों का फोकस करवाती है ताकि उस वायलेंस से जो वायलेंस हुआ है उसका सॉल्यूशन किया जा सके। और यही सेम चीज़ अब हम अफगानिस्तान में देखते हैं, जब तालिबान का वहाँ पर राज स्टार्ट हुआ तो दुनिया भर के सभी कंट्रीज़ के अंदर कहीं ना कहीं एनजीओज़ होते हैं जो कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि एनजीओज़ का मतलब क्या होता है। तो एनजीओज़ का मतलब सिंपल ये होता है जो कि सरकार की नीतियों को सही से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और सरकार की जहाँ तक सुविधा नहीं पहुँची है उन लोगों को इकोनॉमिक एंड सोशल और कल्चरल और कह सकते हो कि बेसिक नीड्स में हेल्प करने के लिए एनजीओज बनाए जाते हैं। तो हम टॉपिक को पहले यूँ समझते हैं कि आज एनजीओ देखोगे तो कुछ चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, कुछ जो लोग जो भूखे होते हैं या जिनके पास शेल्टर वगैरह नहीं है, जो आज भी लोग भीख मांग रहे होते हैं, तो उनके लिए भी है ना थोड़ा बहुत खाने का जुगाड़ करते हैं, क्लोथिंग डोनेशन में काम करते हैं, ब्लड डोनेशन में काम करते हैं। तो आज एनजीओज काफ़ी सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सब कुछ कर लेगी, इसलिए आज अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, एनजीओज बनते हैं
एंड अलग अलग सोसाइटीज़ बनती है, तो उसी में से एक हमारा एनजीओज़। गैर सरकारी संगठन की परिभाषा क्या है, आखिर इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, ये देखते हैं हम किसके शब्दों में, लॉर्ड विवरिज के वर्ड्स के अंदर, क्योंकि जो भी आप पढ़ोगे उसके अंदर आपको थिंकर के व्यूज़ देना कंपलसरी है अगर आपको मार्क्स लेना है तो। लॉर्ड विवरेज क्या कहते हैं यहाँ पे, इनका कहना है कि ठीक से कहे तो गैर सरकारी संगठन ऐसा संगठन होता है जिनके कार्य का आरंभ और संचालन इसके सदस्यों द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के, क्योंकि गवर्नमेंट का फंडेड है नहीं, अगर गवर्नमेंट फंडेड होती भी है तो सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तभी इनका नाम एनजीओज होता है। एनजीओज दो तरीके से होते हैं, एक वो एनजीओ होता है जो लोगों से डोनेशन लेकर चलती है, और एक वो एनजीओ होता है जो गवर्नमेंट फंडेड होती है। तो एनजीओ का मतलब ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है लेकिन सरकार से फंडेड भी है, तो वो अपने खुद के रूल और रेगुलेशन फॉलो करती है, खुद के अपने संविधान बनाती है और चलती है वो। और अगर वो एनजीओज अगर लोगों से डोनेशन लेके काम करती है वो, फिर भी उसके ऊपर कोई बाहरी कोई एक्सटर्नल इंटरफेयर उसमें नहीं होता। क्लियर है यहाँ पे। एंड इसके चाहे जो भी जो कार्यकर्ता होते हैं, अब उनको सैलरी दो या ना दो, फ्री सेवा होता है, यानी कि कह सकते हो कि एनजीओज के लोगों की हेल्प के पर्पज से एनजीओ खोलते हैं, और उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, लोगों की सहायता यानी कि हेल्प करना होता है। ये कहना है विवरेज के अनुसार। क्लियर है यहाँ पे। और ये चीज़ बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन स्लाइड्स में दोनों मीडियम ही प्रिपेयर करता हूँ। पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं आपको ये स्लाइड्स भी दे दूँगा, जिससे जो कि आपका शॉर्ट नोट्स का ये काम करेगा, बहुत बेहतर ये स्लाइड्स बनते हैं। ठीक है यहाँ पे। तो जो एनजीओज होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि वर्क करते हैं, और उस सेक्टर के अंदर जो इनके जो मेंबर होते हैं वो अब उनको पेड दो या मत दो डजेंट मैटर, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। गैर सरकारी संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या रिलेवेंस है, इसकी बात करते हैं, इनका रोल क्या है। ये जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा आप इनको प्लीज़ एक एक पॉइंट्स को समझ लेना। एग्जाम्स के अंदर बस आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है और पूरा अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उनको लिख देना है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जन कल्याण, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए एनजीओज बनते हैं। पब्लिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक ऐसा इलाका है जिस इलाके के अंदर आज गरीबी बहुत है और उसमें महामारी है, कई सारे ऐसी वहाँ पे बीमारियाँ और स्प्रेड हो सकती है, तो उसके वजह से और भी लोगों को दिक्कत होगी, तो लोग क्या करते हैं कि उनके मन में ये आता है कि यार हमें कोई ना एनजीओ खोलना चाहिए। अब एनजीओ खोलने का पर्पज़ सिर्फ इतना होता है कि हमें लोगों की हेल्प करना है, और उसके पीछे पर्पज़ होता है लोगों की वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण करना है। अब समाज कल्याण का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस जगह पे हम एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, हेल्थ के लिए हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों को फूड या हम दोस्त जो भी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं हम उनको अगर कुछ बांट भी रहे हैं, तो सिंपल एक कल्याण का काम आ गया। तो पब्लिक वेलफेयर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एनजीओज का रोल वहाँ पे ज़्यादा होता है, जैसे स्लम एरिया हो गया, आज भी यहाँ पे लोग गार्बेज डंप्स के अंदर रहते हैं, मतलब कि किस तरीके से आज वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे होते हैं, सिर्फ 2 वक्त की रोटी उनको चाहिए होती है, और ये चीज़ आज जल कल्याण के अंदर एनजीओज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। स्थानीय प्रशासन में सकारात्मक हस्तक्षेप, यानी कि जो एनजीओज होते हैं, जो भी मान लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उस चीज़ में अगर वो फोकस नहीं कर रही तो एनजीओज के द्वारा उस पर फोकस दिलवाया जाता है, यानी कि एनजीओज इस चीज़ के ऊपर सरकार पे फोर्स डालती है कि उस चीज़ पे पॉजिटिव यानी कि इंटरफेयर करके, ताकि उस काम को जल्द से जल्द करवाया जा सके। थर्ड पॉइंट क्या है, सोशल यानी कि सामाजिक परिवर्तन में सहायक। एनजीओ जब खुलती है तो उनका मेन पर्पज़ होता है वो पहले ही बता दिया जाता है, तभी एनजीओ जब भी आप देखोगे तो उसके ऐसा नहीं कोई भी एनजीओ खोल दे, आप एनजीओ खोल सकते हो इंडिया के अंदर भी, लेकिन एनजीओज का आपका पर्पस बताना होता है। उसके अंदर एक प्रेसिडेंट बनता है, एक वाइस प्रेसिडेंट बनता है, एक सेक्रेटरी बनता है, उसके अंदर सब सेक्रेटरी, काफ़ी सारे पोस्ट होता है, और आप उसके अंदर अपने घर के मेंबर को नहीं बना सकते, अलग अलग मेंबर्स होंगे आपके, प्लस उसमें आपका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो रूल और रेगुलेशन होगा, और इसमें आपको ये बताना होता है कि आपका जो पर्पज़ है एनजीओ खोलने का वो है क्या, आखिर आप एनजीओज को क्यों चलाना चाहते हो, क्या आप कोई टेरर फंडिंग तो नहीं लोगे, कहीं आप कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे। तो ये सब बताने के बाद जब आप एक एनजीओज खोलते हो, जैसे कि आपका टेररिज्म का भी अगर आप लेकर खोल रहे हो कि हम टेररिज्म को ख़त्म करना है और हम इसलिए एनजीओज खोल रहे हैं, आप खोल सकते हो, स्वागत है आपका। आप इन्वायरमेंट के लिए खोल सकते हो, पॉल्यूशंस के लिए खोल सकते हो, अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमें जागरूकता फैलाना है। आप जो पेड़ आज ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ लोग काट देते हैं बेफालतू में,
उसमें जागरूकता फैलाने के लिए आप एनजीओ खोल सकते हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस में, या महिलाओं के एजुकेशन के लिए, एंड पुरुष और महिलाओं में समानता के लिए, और अगर कोई एनजीओ खुलती है तो जाहिर सी बात है अगर वो काम करेगी तो सोसाइटी में तो चेंज आना ही है। तो सामाजिक परिवर्तन में ये बहुत बड़े सहायक होते हैं। क्लियर यहाँ पे उत्तरदायित्व भावना का विकास करते हैं ये। देखो एनजीओ का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है लेकिन वो पॉलिसी सही से जनता तक पहुंच नहीं पाई है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो एनजीओ क्या करती है, उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जनता के बीच में लेके जाती है ताकि उसका फ़ायदा सही से सभी लोगों तक पहुंचे। अब मोदी जी के द्वारा मान लो कोई डिजिटल कैंपेन चलाया जा रहा है, जैसे कि अभी बीच में क्या हुआ था 2015-16 के अंदर भी, जब मोदी जी नए प्रधानमंत्री थे भाई, तो डिजिटल क्रांति भारत में आ गई थी। तो भारत के अंदर सभी को डिजिटल एजुकेशन देने के लिए, फ्री एजुकेशन देने के लिए वहाँ पे कोई कंप्यूटर कोर्स करवाया जा रहा था जिसके सभी बच्चों को सर्टिफिकेट मिलता। तो काफ़ी सारे एनजीओज़ को ये टेंडर दिया गया कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपने अपने कॉलोनीज़ के अंदर सभी बच्चों को लाया जाए और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दो और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें एनजीओज़ का बहुत बड़ा रोल रहा था। जैसे कि अभी आधार कार्ड कहीं पे भी कोई करेक्शन करवाना होता है तो इस जगह पे भी एनजीओज़ का रोल दिया जाता है। तो एनजीओज़ क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो एक एज इस तरह से डेवलप करते हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी है एनजीओ के ऊपर, ये उसको भी सही तरीके से निभाते हैं। सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन, ये इसी पॉइंट के अंदर कवर हो जाता है हमारा, कि जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई गई है, अब वो पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट ने बना दी है, मेन काम आईएएस एंड जो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका है कि उसको सही से इम्प्लीमेंट करें। और ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना करप्शन है, अगर सही से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है तो यहाँ पे एनजीओज़ का रोल आ जाता है, जो इसको सही से इम्प्लीमेंट करवाने में अपनी भूमिका और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। 6 पॉइंट क्या है, सामाजिक कानूनों के क्रियान्वयन में सहायक। सोशल रूल्स कह लो आप या लॉज कह लो आप, सोसाइटी के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो भारत के संविधान या कानून के अंदर तो नहीं है, लेकिन सोसाइटी में ऐसे रूल्स हैं। जैसे अब कहीं जाए तो छोटे छोटे काम, जैसे कि कहीं पे हम बिना फालतू की गंदगी ना फैलाएं, हम कहीं पे थूक ना दे भाई, ऐसे ही कहीं कोई गंदगी है तो उसको हम साफ़ करें। तो ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक इंसान को एज ए ह्यूमन बीइंग हमें लेना चाहिए, तो इसके लिए भी आज काफ़ी सारे एनजीओज़ काम करते हैं। सामाजिक नियोजन तथा नीति निर्माण में सहायक होना, असिस्टिंग सोशल प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ये क्या करते हैं, मान लो कि इंडिया के चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो गया स्टेट सारे, या वेस्ट के या साउथ के, किसी भी स्टेट के अंदर अगर कोई ऐसा गंभीर मामला है तो उनके ऊपर ये काम करते हैं, वर्क करते हैं, और उन सभी चीज़ को एनालाइज करने के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं कि भाई यहाँ पे ये ऐसी प्रॉब्लम है। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, कोई लॉज लेकर आती है, कोई बिल लेकर आती है हाउस के अंदर, लोकसभा में मान लो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट में कोई विधानसभा में लेकर आती है, तो उन एनजीओज़ के द्वारा जो डेटा दिया गया है उनका स्पेशली ध्यान रखा जाता है कानून बनाने टाइम, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो एनजीओज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। काफ़ी एनजीओ जैसे कि करप्शन के लिए भी काफ़ी एनजीओज़ इस टाइम काम कर रही है, जो करप्शन का डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है इनका। 8th पॉइंट क्या है, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि करना। जब भी कोई एनजीओज़ खुलता है तो उसके अंदर जो पोस्ट है वो तो सभी लेते ही लेते हैं, लेकिन एनजीओज़ के अंदर मेंबरशिप कैंपेनिंग चलाया जाता है, और इस मेंबरशिप के तहत दुनिया भर के लोगों को जोड़ा जाता है, क्योंकि किसी भी संगठन की सफलता उसके व्यापकता पर निर्भर करती है। जितना बड़ा वो संगठन होगा उतनी ही जल्दी उसकी सफलता होगी, क्योंकि किसी भी नीति को या किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना या अपने बात को मनवाना है तो आपके पास लोग होने चाहिए, वरना आपकी कोई नहीं सुनेगा। तो एनजीओज़ में यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ये सहभागिता को, ये पार्टिसिपेशन को इंक्रेज करते हैं, जन जागृति तथा जनमत निर्माण करते हैं, ये लोगों को अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं, प्लस ये पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। तो इस तरीके से एनजीओज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज इसके रिलेवेंस क्या है, हम पहले ये समझते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता आज सभी देशों को है, तो उस चीज़ में ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिससे कि सरकार तो हेल्प कर ही रही है, ये अपना रोल किस तरीके से और निभाकर लोगों की हेल्प कर सके। आज़ादी के पहले भी एनजीओज़ हुआ करते थे, लेकिन उनको राइट्स नहीं हुआ करता था। दुनिया भर के अंदर सभी कंट्रीज़ के अंदर एनजीओज़ पाए जाते हैं, उन सभी एनजीओज़ के पास अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रिसोर्सेज होता है, तो वो उन रिसोर्सेज से लोगों की हेल्प कर पाते हैं। तो ये क्या हेल्प करना आज गलत है? तो ये पहले भी उतना ही इंपॉर्टेंस था जितना आज ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए आज भी इसका रिलेवेंस है।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि आज हम उतना ही विकास या आज हम नेचुरल रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करें जिससे कि आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। समझ में आया आपको यहाँ पे क्या कहना है? मतलब मेरा जो आने वाली जनरेशन है रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। आज अगर हम पेट्रोल ख़त्म कर देंगे तो आज हमारे वाले आने वाली जो जनरेशन, जो हमारे बाल बच्चे होंगे वो साइकिल पे घूमेंगे। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ इस तरीके से करो ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी वो रहे, ख़त्म ना हो जाए भाई, ठीक है। तो एनजीओज आज ऐसे काफ़ी सारे हैं जो इन्वायरमेंट के इशू पे काम कर रहे हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर के अंदर इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आज इस चीज़ इशूज़ पे आज काफ़ी सारे एनजीओज खुले हुए हैं। आप खुद देखिए तो खुद जो यूएनओ है उसके भी ऐसे काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो एज यूएनओ के एजेंसी के रूप में एनजीओज के रूप में वर्क कर रही है आज। ये क्लियर है यहाँ पे। एंड ग्रामीण विकास, आज सबसे बड़ी बात यह है कि शहरों के अंदर लोगों को सही से जानकारी मिल जाती है और आज इस डिजिटल ज़माने के अंदर तो सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, गूगल बाबा सब कुछ आपको दे देगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ग्रामीण विकास, भारत के किस गांव के अंदर मेन प्रॉब्लम कौन सी है, चाहे सड़क, पानी, बिजली, कौन सी प्रॉब्लम है। आज महिलाओं को शौचालय की सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम देखते हैं कि आज भी घर में शौचालय ना होकर महिलाओं को बाहर तक जाना पड़ता था। तो ये चीज़ हमारे समाज की एक बहुत मतलब कि दुख वाली बात है। इस चीज़ को ठीक करने में एनजीओज का बहुत बड़ा रोल रहा। एनजीओज ने ये डेटा गवर्नमेंट तक पहुँचाया, गवर्नमेंट का ध्यान जो ये मिसयूज है उसके ऊपर गया। और आपको पता है कि मोदी जब आए थे तो इस सबसे बड़ा था कि शौचालय घर घर में बनवाना, और ये काफ़ी हद तक ठीक हो पाया। और आज तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि शायद ही आज ऐसा कोई होगा, क्योंकि देखो एक बच्चे या लड़के की बात अलग है, लेकिन जो कोई लड़कियां या महिलाएं बाहर जाएगी तो वो दुख की बात है। तो भारत जैसे समाज जो कि सभ्य समाज है, यहाँ पे ये शोभा नहीं देता। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी बात थी जिसमें एनजीओ आज भी काम कर रही है। प्लस आज एजुकेशन सेक्टर में जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार भी होता है गाँवों के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके ऊपर आज काफ़ी सारी एनजीओ काम कर रही है। एंड सबसे बड़ी बात है जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाँव में आज पढ़ नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और उन रिसोर्सेज को ऐसे कोई आज भी एनजीओ नहीं यार कि उन सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, लेकिन कुछ हद तक ये हेल्प करते हैं। अगर हेल्प इनसे नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं ताकि ये उनको हेल्प कर पाए, तभी कोई एनजीओज गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज बन जाती है। क्लियर है यहाँ पे। योजनाओं को तैयार करने तथा लागू करने में आज भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन तो पहले भी जरूरी थी, जो कि आज भी ज़रूरी है, ठीक है। तो रिलेवेंस का मतलब यही होता है क्या वो पहले इंपॉर्टेंस थी या वो आज भी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जैसे कि हम गुड रिफ्लेक्स की बात करते हैं, नॉन अलाइंस मूवमेंट की बात करते हैं, तो जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था तो इसका इसलिए बनाया गया था नॉन अलाइंस मूवमेंट को कि जो दोनों महाशक्ति है हम दोनों से अलग रहेंगे, नेम के जो कंट्रीज थे। तो अब दोनों महाशक्ति तो है नहीं, कोल्ड वार खत्म हो गया, तो अब एनजीओ खत्म, जो अब नॉन अलाइंस मूवमेंट है उसको खत्म कर देना चाहिए भाई गुड रिफ्लेक्स को। अभी भी सो इसलिए ख़त्म नहीं किया गया, ये अभी भी है इसलिए क्योंकि आज भी बेशक दो पावर नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन आज भी दो देशों की ख़राब है एशियन कंट्रीज़ की, तो आपस में ये हेल्प कर सके। एंड टेररिज्म आज सभी का इशू बन चुका है, पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट सभी का इशू है। तो वो इशूज जो पहले इंपॉर्टेंट तो आज भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज भी नेम यानी कि जो नॉन अलाइंस मूवमेंट है वो आज भी है गुड रिफ्लेक्स आंदोलन। इसलिए एनजीओ पहले भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना आज है, और आज तो उनका इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो गया बढ़ती जनसंख्या के अंदर। इसलिए दोस्त अगर आप देखोगे तो संयुक्त वन प्रबंधन 1990 के अंदर, और वाटर सेट विकास 1995 के अंदर, और सहवाकी सिंचाई प्रवर्धन 1997, और स्वजल धारा 2003 के अंदर जब प्रॉब्लम आई है दोस्त, ये सभी कानून को बनवाने में एनजीओज का कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे ही संयुक्त वन प्रबंधन, पेड़ों को कटाई से बचाना है हमें, पेड़ खत्म ना हो जाए, जब ये कानून बना था 1990 के अंदर तो काफ़ी सारे एनजीओज के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था। जब वाटर सेट विकास जब हुआ था, जितने भी हमारे इशूज़ हैं 1995 के अंदर, तो एनजीओज का कंट्रीब्यूशन रहा था। सहभागी सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए, तो उसमें भी एनजीओ का योगदान रहा था। स्वजल धारा, ठीक है मेरे दोस्त, 2003 में कानून बना था ये, तो एनजीओ का अपना कंट्रीब्यूशन रहा था। तो दुनिया भर के जो कानून बनते हैं उसमें एनजीओ का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एनजीओज आज उतने ही ज़रूरी है जितना आज हमारे लिए अपने घर परिवार की सुरक्षा, क्योंकि एनजीओज के द्वारा जो इश्यूज उठाए जाते हैं, आप भी अपना खुद का एनजीओज बना सकते हो और उसके कोई भी इशू जाए, चाहे गर्ल्स एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एंड टेररिज्म हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो आप। और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है उसके अंदर आप रजिस्टर करवा सकते हो। आप गवर्नमेंट फंडेड भी हो सकते हो या नॉन फंडेड भी हो सकते हो, दैट्स अप टू यू। लेकिन सोसाइटी के अंदर वेलफेयर का काम करके एजुकेशन स्प्रेड करना आपका मेन मोटिव होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि एनजीओज प्रॉफिट के लिए नहीं,
मेन अपने मोटिव के लिए काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने हम, मानव अधिकार तथा राष्ट्रवाद के महिलावादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्कस द फेमिनिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेशनलिज्म। देखो दो चीज पूछा गया क्वेश्चन में, एक पूछा गया मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स और राष्ट्रवाद के महिलावादी दृष्टिकोण, किसका, डिस्कस द फेमिनिस्ट व्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेशनलिज्म। दो चीज पूछा गया आपसे, तो पहले हम मानव अधिकार भी समझेंगे, देन राष्ट्रवाद के महिलावादी दृष्टिकोण समझेंगे कि जो नेशनलिज्म के जो व्यू है किसकी, फेमिनिस्ट की, हम इसको समझेंगे। पहले आपको मैं वर्ड समझा देता हूँ। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव के अधिकार। कौन कौन से अधिकार, जैसे कि एवरी ह्यूमन, देखो दोस्त जोड़ देखना, एवरी ह्यूमन हैज राइट्स, यानी कि सभी महिलाओं के पास, चाहे पुरुष हो, सभी इंसानों के पास एक राइट्स है। और कुछ राइट्स तो नेचुरल राइट्स हैं, जैसे कि जॉन लॉक ने कहा था क्या, कि सभी के पास राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये सभी इंसान धरती पे जब आए थे वो ये तीन राइट्स लेकर आए थे, तो ये तीन राइट्स को छीन नहीं सकता, ये जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था। तो एवरी ह्यूमन हैज राइट्स का मतलब ये हुआ कि सभी इंसानों के पास राइट्स हैं, और ऐसे ऐसे राइट्स तो देखो, जीने का अधिकार तो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना स्टेट छीन सकती है। स्टेट को तो इसलिए ही बनाया गया था ताकि आपके जो नेचुरल राइट्स है वो इसको प्रोटेक्शन दे सके। अगर नहीं दे सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट को हटा देंगे हम। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो एजुकेशन का राइट्स, असेंबली करने का राइट्स, एसोसिएशन बनाने का राइट्स, कोई मूवमेंट करने का राइट, आपका अपना रिलीजन आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई दूसरा अडोप्ट कर सकते हो, आप स्पीच दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो, एंड प्रेस का, थॉट का, आपके पास काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स हैं और इसका कोई वॉलेंस नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ पे, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू वुमेन हो गया, एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट ऑफ कंज्यूमर हो गया, राइट ऑफ जो ओल्डर पर्सन उनका राइट हो गया। तो काफ़ी सारे हमारे पास राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग सभी को मिलना चाहिए। इसीलिए इन सभी टॉपिक पे डिस्कस किया गया। और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये डिस्कशन हुआ तो यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर, कब, 10 दिसंबर को 1948 के अंदर क्या पारित किया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि सार्वभौमिक तरीके से मानव अधिकारों को यानी कि घोषणा की गई। और इसका मतलब ये था कि मानव होने के नाते सभी के पास अपने अपने अधिकार होने चाहिए। जैसे कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, सभी कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल राइट्स को दिया हुआ है लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, लेकिन एज अ इंडियन सिटीजन हमारे पास ये है। लेकिन कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो कि एक नागरिक होने के कारण तो हमें मिल गया है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन एक इंसान, मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते दुनिया के सभी देशों के पास एक अधिकार है, वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब इसमें कौन कौन से राइट्स दिए गए थे, इसमें वही जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि इक्वालिटी का, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो, अपर्टाइड, काले और गोरे में जो भेदभाव होती है वो बिल्कुल भी ना हो किसी साथ, इन्वायरमेंट का, सबको एक स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। लेकिन हमारी कोई ड्यूटीज़ भी है, स्वच्छ करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम करें, पेड़ों की कटाई बिल्कुल भी ना करें, है ना। तो ये सब है, तो यूएनओ में इसको पारित किया गया। और आज एज अ ह्यूमन राइट हमारे पास 10 दिसंबर को एक कह सकते हो कि मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और ये आज दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। आज ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन राइट है वो आज ही हमारे पास आ गया है। देखो, मानव अधिकारों का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है। अगर आप इसको उठाकर देखते हो तो दुनिया भर के अंदर आप देखोगे तो 1776 में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने इसी अधिकार की मांग करी कि हमें अपना शासन खुद चलाने का अधिकार होना चाहिए, सेल्फ रूल की बात करी। और उस सेल्फ रूल का मतलब ये हुआ कि अमेरिका को आज़ादी मिल गई अंग्रेजों यानी कि ब्रिटेन से, और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया। और 1789 को अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेरिका ने अपने सभी देशवासियों को फंडामेंटल राइट्स दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने भी फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया। ये तो बात हो गई अमेरिका की। लेकिन 1789 में ही सेम कंडीशन आ गई थी फ्रांस की। और फ्रांस के अंदर जो राजा था लुई 16वां, वो इतना अत्याचारी था कि लोगों पे हैवी टैक्स लगाता था, लोगों को राइट था नहीं लिबर्टी का, और इतना अत्याचारी था भाई कि किसी भी तरीके से लोग इससे ऊब चुके थे, बहुत तंग करता था लोगों को ये।
तो एंड में जाके 1789 के अंदर लुई 16वां को गद्दी से हटाया गया और पब्लिक ने मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र के स्थान पे गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, लोग वोट देंगे और लोग चुनाव खुद करेंगे। और इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। और जो वहाँ का राजा था, तो गुलेटिन एक नाम का बंदा था, उसने आरी बनाई थी और राजा को यूँ पूरा यूँ लटाया गया और आरी नीचे से गिरा दी, सा गर्दन काट दिया गया। जो बुरे काम करेगा उसका परिणाम भी बुरा होगा। लोगों पे बहुत अत्याचार किया था इस बंदे ने यार, हैवी टैक्स लगा लगा कर। आम लोग बहुत इससे परेशान हो चुके थे। एक कि अगर उनको कुछ खाना भी है, मान लो बंद या जो पाँव रोटी कहते हैं हम उसको, अगर उनको वो भी खाना है तो इतने सारे पैसे लेके जाने पड़ते थे, इतनी गरीबी आ गई थी। तो यहाँ की जो मुद्रा है उसका मतलब कि जो डेप्रिसिएशन हो गया था, मतलब कि जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा गिर गई थी, हालत पूरी ख़राब थी। तब जाके दोस्त लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी राइट्स की डिमांड करी और नारा दिया। किसका नारा दिया? इक्वालिटी का नारा दिया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी लिबर्टी का नारा दिया एंड फर्टर्निटी का, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये नारा दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन की देने हैं। यदि फ्री में नहीं मिलती भाई, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वैसे ये मानव अधिकार फ्री में नहीं मिले, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। कह तो दिया कि नेचुरल राइट्स हमारे को भगवान ने दे दिया है, जैसे कि लाइफ का, लिबर्टी का एंड प्रॉपर्टी का, बट इंसान को फिर भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है। जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए राइट टू वोट नहीं था लोगों को, 1920 सेंचुरी तक आते आते वोट नहीं था। बाहर तो दुनिया में एक ऐसा खूबसूरत कंट्री बना जो आज़ादी के टाइम ही सभी को वोट का राइट दे दिया, चाहे महिला हो, पुरुष हो, एंड अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सभी को राइट दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो करेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, सीखते जाएंगे, उनको पता चलता जाएगा और उनके पास राइट होगा तभी तो उसका वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन भारत के इतिहास या दुनिया के किसी भी इतिहास को उठाकर देख लो आप, संघर्ष करना पड़ा है अधिकारों के लिए। और दोस्त नेचुरल राइट्स की जहाँ तक बात है, आप ह्यूमन राइट्स की बात करें तो दुनिया भर के अंदर राइट्स की जब हम बात करते हैं, इक्वालिटी का राइट जिसकी सबसे ज़्यादा मांग रही है, डेमोक्रेसी का, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने का। क्योंकि 19वीं सेंचुरी तक और 18वीं सेंचुरी में दुनिया भर के अंदर यूरोपियन कंट्री ही ऐसे थे जहाँ पे मोनार्की सिस्टम था और राजतंत्र के तहत राजा शासन कर रहा था। और जहाँ पे राजतंत्र होता है दोस्त, वहाँ पे लोगों को लिबर्टी कम और डेमोक्रेसी का धज्जा उड़ा दिया जाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहाँ पे राजतंत्र है, प्लस लोगों को राइट्स भी नहीं है। वहाँ पे कई राजतंत्र ऐसे हुए हैं जिनका तहस नहस एंड में जो हुआ है उसका परिणाम इस तरीके से ही हुआ है, जिस तरीके से ये देख लीजिए लुई 16वां का जो हाल हुआ। ठीक है यहाँ पे। तो आगे चल के हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद के महिलावादी दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि मानव अधिकारों के अंदर वो सभी अधिकार आते हैं जो इंसान को जीने के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है? फेमिनिस्ट व्यू ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद के महिलावादी दृष्टिकोण की बात करना है हमें। महिलाओं का दृष्टिकोण क्या है एज अ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के रूप में। देखो, राज्य और नारी के संबंध में हमें स्टडी करना है इस वाले पॉइंट में। जब भी हम बात करते हैं किसकी, राष्ट्रवाद के महिलावादी दृष्टिकोण के अंदर, तो फेमिनिस्ट का मतलब पहले क्या होता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। फेमिनिज्म का मतलब होता है ऐसे लोग जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में समानता की बात करते हैं, ये इक्वलिटी की बात करते हैं मेल और फीमेल में। क्लियर यहाँ पे? लेकिन जरा आप खुद सोचिए कि दुनिया भर के आज ऐसे अनेक कंट्रीज आपको मिल जाएंगे जहाँ पे अभी या कहीं ना कहीं उनके इतिहास में महिलाओं के साथ इनइक्वालिटीज रहा होगा और डिस्क्रिमिनेशन अभी तक बरकरार होगा। वो चाहे इंडिया ही हो, चाहे कोई भी कंट्री हो दोस्त। आज इसमें बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन ऐसी हालात महिलाओं के साथ देखी गई है। आप यहाँ पे हम पॉइंट्स को देखते हैं इस वाले पॉइंट के अंदर, जिसमें स्टेट और नागरिक के बीच संबंध क्या है, हम इसका स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? नागरिकता की अवधारणा ने राष्ट्र और राज्य इन दोनों को आपस में जोड़ कर रखा है। क्या आपको ये पता है कि स्टेट और नेशन, राज्य और राष्ट्र का मतलब क्या होता है? पहले ये समझ लीजिए। राज्य का मतलब है एक स्टेबल प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं। एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट को 4 एलिमेंट्स के साथ मिलाकर बनाया गया है। कैसे? स्टेट हम उसे ही कहते हैं जहाँ पे एक फिक्स टेरिटरी हो, जिसके पास पॉपुलेशन हो, उसके ऊपर राज करने वाली गवर्नमेंट हो और सबसे लास्ट में सोवरेटी हो, भूमि हो, जनता हो एंड सरकार हो। और सोवरेटी मतलब संप्रभुता, यानी कि वो जो स्टेट है वो आज़ाद हो कानून बनाने में, उसके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल कोई फोर्सेस या कोई भी इंटरफेयर ना हो, उसी को हम स्टेट कहते हैं। देखिए, जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन का मतलब होता है इस स्टेट के अंदर रहने वाले लोग जो आपस में एक सेम
रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी और बर्थ प्लेस और एक समान इतिहास के वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। हम इंडियन लोगों की बात करते हैं तो भारत भी एक नेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक समान जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो डेफिनेशन है नेशन की, आज वो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि आज कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन, एक ही लैंग्वेज के लोग मिलेंगे, क्योंकि आज डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडिया में भी ऐसी ही है भाई। इसलिए लेकिन ये तो है कि आप ये समझ सकते हो नेशन का मतलब उस देश की कल्चर, और कल्चर के अंदर रिलीजन भी आ जाती है, खान पान का तरीका आ जाता है, लोगों की अपनी संस्कृति, अपना पहनावा, अपने उनके नियम आ जाते हैं। तो राष्ट्र का मतलब लोग, क्लियर है? उनके रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब उनका आ जाता है। नेशन का मतलब आपको मैंने समझाई दिया यहाँ पे। तो जो नागरिकता है, नेशन और राज्य आपस में जुड़े हुए हैं। तो नागरिकता का मतलब यहाँ पे, सिटीजन का मतलब यहाँ पे इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है, आप जरा खुद समझिए पहले। अगर मैं यहाँ पे नागरिकता कह रहा हूँ तो समझ लो मैं नेशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि लोगों की बात कर रहा हूँ। और इन लोगों को नागरिकता मिली हुई है, इसलिए इनको अपने देश से प्रेम है। जब कोई बाहर ही आके इनके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो ये बिना किसी मतभेद के ये उस बाहरी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जब अंग्रेज भारत के अंदर है, देखो 1857 से पहले के या 1857 की बात करो, रिवोल्ट की बात करते हैं, स्टार्टिंग में कोई हिंदू मुस्लिम कोई धर्म का भारत में तो था नहीं ये चक्कर यार। सभी धर्मों को लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। वो आगे जाके बात बिगड़ी, वो क्या हालात रही तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे नेशन और स्टेट को आपस में जोड़ने का जो कड़ी है, एज एन इंडियन आप ज़रा खुद सोचिए कि अगर हमारे भारत के ऊपर कोई आँच आती है तो क्या हम अपने देश के अंदर लड़ने लग जाएंगे? हम भारत की आन शान को बचाने के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। आप ज़रा खुद सोचिए, जब 15 अगस्त आता है तो लगता है एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है, जो हमें अपने दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, इन सब से हमें ऊपर लगता है हमारा फेस्टिवल जो 15 अगस्त आता है। तो लगता है कि हम सब उसके अंदर घुल मिल जाते हैं, तिरंगा तिरंगा लगता है। जैसे कि स्कूल में जो ड्रेस पहन के जाते हैं तो सभी एक समान लोग लगते हैं, थोड़ी वहाँ पे धर्म देखने जाते हैं वहाँ पे हम। तो सेम इसी तरीके से नागरिकता ने स्टेट और नेशन को आपस में जोड़ रखा है, लोगों को उस राज्य में रहने के लिए एक लगाव पैदा कर रखा है। क्लियर है? यहाँ पे महिलावादी जो लेखक हैं वो इस दृष्टिकोण का सपोर्टर है। डैट मीन्स कह सकते हो जो ये जो विचार है राष्ट्रवाद के, महिलावादी दृष्टिकोण, इसमें मेन फेमिनिस्ट व्यू ऑफ नेशनलिज्म के जो मेन सपोर्टर्स हैं वो कौन कौन है? वो युवाल डेविस हैं, एंड अंथियास हैं, और जयवर्धने हैं, और सिंधिया एनलो है। तो जो जो इनके नाम है आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने अपने विचार दिया है। इनका ये कहना है कि महिलाओं को संतान उत्पन्न करने और जातीय समूह का विस्तार करना का आप कह सकते हो कि एज एक मशीन के रूप में देखा जाता है, कि महिला सिर्फ संतान उत्पन्न कर सकती है और अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो पीढ़ी है, अपनी जो फैमिली, उसको बढ़ा सकती है, बस। इसके सिवा महिला कुछ कर ही नहीं सकती। तो इन सबका ये कहना है कि आज तक महिलाओं को इतिहास में सिर्फ इन्हीं वजह से अत्याचार झेलनी पड़ी है। उनको एक लिमिटेड एरिया तक, कह सकते हो कि 4 दीवारी में रखा गया है। आप जरा खुद देखिए, युद्ध और संघर्ष के समय राष्ट्र के अंदर नारी की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम भी जब जो पुरुष हुआ करते थे वो आंदोलन, क्रांति करने बाहर जाया करते थे, तो महिलाएं घर के सारा काम संभालती थी। सर घर में बच्चों को देखना प्लस खेती बाड़ी करना बहुत बड़ा काम हो जाता था। आगे चल के महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। अगर हम आज इस टाइम भी बात करें या किसी भी कंडीशन में देख लीजिए आप, तो युद्ध के अंदर स्पेशली देखा जाता था कि पुरुष मेल ही जाया करते थे, फीमेल नहीं जाते थे। फीमेल उनको पीछे से घर का काम कर कर, घर की देखभाल करके सपोर्ट करते थे। इसलिए ये कहा जाता है कि युद्ध और संघर्ष के टाइम जो राष्ट्र की जो जन्मदात्री है वो एक नारी की भूमिका होती थी। इसलिए नारी को युद्ध और कह सकते हो कि संघर्ष में एक बहुत बड़ा रोल निभाना होता था। नारियों का जातीय और राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भी लगाव होता है। अब जरा खुद देखिए, जातीय मतलब अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ, जो उनकी अपनी कम्युनिटी है, जो सिंपल कह सकते हो जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथ तो लगाव होता नहीं होता है, प्लस अपने सीमाओं के साथ भी लगाव होता है। सीमाओं के साथ मतलब देखो, जिस फैमिली से हैं वो उनके साथ, जिस फैमिली में वो जाने वाले हैं उनके साथ भी। तो जिस देश के हैं वो उस देश से तो लगाव होता ही है, जिस दूसरे देश के साथ से भी लगाव होता है। महिलाओं के द्वारा ऐसा कभी भी नहीं कहा गया कि हमें मतलब कि वहाँ के लोग खराब है और यहाँ के लोग सही हैं। ये मानसिकता एक पुरुषों में मिलती है।
ये चीज़ कहकर महिलावादी दृष्टिकोण है वो इस चीज़ की पुरुषवादी सोच की आलोचना करते हैं। उनका ये कहना है कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, पैट्रियार्की सिस्टम मतलब जो पितृसत्ता सोसाइटी है हमारी, पिता की संपत्ति पुत्रों को मिलेगी, महिलाओं को कोई राइट्स नहीं होगा, ये इसकी आलोचना करते हैं। और फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि जो महिलाओं और पुरुषों में समानता की बात करें। तो फेमिनिस्ट यहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही हैं, फेमिनिस्ट हर वो लड़का भी है, हर वो इंसान है जो महिला और पुरुष की समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार महिलाओं के द्वारा किया जाता है, स्प्रेड ऑफ, कह सकते हो कि जो इनकी जो अपनी कल्चर है ये इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो जिस देश के अंदर जो महिला रहती है, जैसे हमारे देश की हम बात करें तो महिलाओं के द्वारा मंगलसूत्र पहनना, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, अलग अलग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम, जहाँ हम इस हिंदू धर्म की बात करें तो वो अपने कल्चर्स को भी आगे प्रमोट कर रहे होते हैं। हम मुस्लिम के अंदर, सिख के अंदर, ईसाई के अंदर, सबके अपनी अपनी कल्चर से, तो वो अपने उस कल्चर को आगे प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी कल्चर के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो लोग उनको उसी कल्चर में देखते हैं। आगे जब भी जाएंगे तो अपने वो कल्चर को प्रमोट करेंगे। बच्चों का नागरिकों के साथ समाजीकरण करना। देखो अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, कोई बच्चा भी छोटा ही है, उसको चाहे कितना भी अच्छा टीचर मिल जाए पढ़ाने वाला या मतलब कि गाइड करने वाला, उसकी पहली शिक्षक उसकी माँ ही होती है, और ये हम सब जानते हैं। तो समाज के अंदर कैसे रहना है, क्योंकि एक शिक्षा तो आपको गुरु दे देगा, लेकिन संस्कार आपको माँ देने वाली है। इसलिए जो संस्कार बच्चों को पहले मिलती है, जो माँ के द्वारा मिलती है, वही उस बच्चों को सोशलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। यानी कि किस तरीके से एक बच्चों को सोशलाइजेशन होना है और लोग समाज में जुड़ना है, मिलना है, ये चीज़ उसको माँ करवाती है। जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नताओं के प्रतीक के रूप में आज महिलाओं को देखा जाता है, क्योंकि आज महिला जहाँ भी जाती है वो अपने कल्चर की पहचान अपने ऊपर रखती है, चाहे पहनावे में, चाहे सजने संवरने में अलग से दिख जाता है भाई कि महिला है, ये कौन है, मतलब इसका कल्चर क्या है, ये साउथ की है या नॉर्थ इंडियन की है, सही से पता चल जाता है ये। तो महिलाओं के द्वारा मैं तो इंडियन की एग्जांपल दे रहा हूँ, हम अंग्रेजों को भी देखें तो इजीली पहचान जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। महिलाएं राष्ट्रीय आर्थिक, डेट मीन्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सबसे बड़ी बात है मिलिट्री स्ट्रगल में भी आज पार्टिसिपेट कर रही है। आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे महिला आज पीछे हो। डिफेंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे है मिलिट्री के अंदर। आप खुद देखिए यहाँ पे तो आज महिलाओं ने अपना झंडा सभी जगह गाड़ रखा है। एजुकेशन में तो जब भी टॉपर्स आना है तो महिलाओं का नाम आता है, यूपीएससी से लेके एसएससी से लेके आज सीबीएसई में जहाँ भी देख लो भाई, ठीक है। तो नारियां राष्ट्रीय संस्कृति, पारिवारिक परंपराओं और अपने धर्म की एक रक्षक होती है। सबसे पहली बात तो अपनी कल्चर में, अपने परिवार की परंपराओं में और अपने धर्म की रक्षक महिलाओं को माना जाता है। और ये एक राष्ट्रवादी, नारीवादी जो हम पढ़ रहे हैं अप्रोच, ये उनका कहना है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं पर जो विरोधी प्रभाव पड़े थे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर ये पड़ा कि आगे चल के महिलाओं की जो स्थिति है उनमें सुधार करने की डिमांड हुई। क्यों? क्योंकि महिलाओं के पास संपत्ति, प्रॉपर्टी का राइट भी नहीं हुआ करता था, वोटिंग तक राइट भी महिलाओं को नहीं दिया गया था। अन्यायपूर्ण सामाजिक संबंधों को छुपाना, आज भी अगर महिलाओं के साथ कुछ ऐसे कुछ काम हो भी जाता है तो वो इस चीज़ के डर की वजह से भी छुपा लेते हैं कि समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जो कानून में दर्ज हो जाती है, वो तो हम सबको पता चल जाती है भाई अच्छा वहाँ पे ये केस हो गया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इज्जत के डर के मारे छुपा ली जाती है। तो अन्यायपूर्ण सामाजिक संबंधों को छिपा लिया जाता है। राष्ट्रवाद ऐसे भ्रम उत्पन्न करता है, नेशनलिज्म ऐसे कई मतलब कि इल्यूजन या कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। पहला तो ये होता है कि आप खुद देखिए ये सच्चाई है, आंतरिक मतभेद की बात करते हैं। जो एक देश के जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देश चाहेगा कि ये इंटरनल मामला और ये बाहर ना जाए, तो वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को आगे प्रमोट करता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता, चुपचाप शांत रहना। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कभी नहीं कहेगा कि हमारे देश के अंदर महिलाओं की हालत कैसी है, कोई भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, सब खैरियत है यहाँ पे। चाइना को देख लीजिए भाई, चाइना के अगर वॉर के अंदर चाइना के सैनिक मारा गया कभी, तो चाइना बोलेगा अगर 30 मरे हैं तो बोलेगा 3 मरे हैं, ये छुपाता है इस तरीके से। लेकिन कोई बाहरी मतभेद होता है, यानी कि किसी और देश का कोई और मामला होता है, तो चाइना बढ़ चढ़ के उसको प्रमोट करता है, बस कोई सही मामला हो जाए। वहाँ पे अगर दुश्मन की बात आ रही है तो लो भाई वहाँ पे और आग डालने आ जाता है। तो महिलाओं की स्थिति चाहे किसी देश के अंदर किसी भी तरीके से हो, महिलाओं को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो सभी देश ऐसा चाहते हैं कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे देश के अंदर रहे, वो देश के बाहर ना जाए।
जो बाहर के इशूज़ है हम उनको ही भूनते रहें और उनको ही मतलब कि बोलते रहे, उनको ही हम उठाते रहे, ताकि हमारी आंतरिक जो इशूज़ है वो सामने आए ही नहीं, हमारे देश की इमेज बनी रहेगी। और अगर हम बाहर के इशूज़ को उठाते हैं तो हम अपने देश की इमेज को बचा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज कहते हैं राष्ट्रवादी महिलावादी कि आज हमें अपने देश की जो इशूज़ है हमें उसको उठाना है, ना कि हम दूसरे से जिसका हमें कोई मतलब नहीं उसके गुणगान गाते रहो। लो भाई हमारे देश की, आप पहले अपने घर को देख लो पहले भाई। तो हमें अपने देश की महिलाओं के हालात को ठीक करना है, देन दूसरे ही। राष्ट्रवाद ने पुरुष के प्रभुत्व और नेतृत्व करने की छवि को उभारा है, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पे ये भी कहा गया महिलाओं के द्वारा कि पुरुषों के द्वारा ही प्रभुत्व डोमिनेंस किया जाता है और उनके द्वारा ही लीडरशिप किया जाता है। अगर कोई अभियान, कोई मूवमेंट, जब भी कोई चीज़ रेगुलेट करना होता है तो क्यों? क्योंकि पुरुषों को युद्ध, संग्राम और हिंसा, यानी कि जो मैन होते हैं उनको सिंबल माना गया है वॉर का, स्ट्रगल का और वायलेंस का। अब खुद देखिए यहाँ पे, यानी कभी भी कोई युद्ध होना है तो हमारे पुरुषों का नाम आएगा, कोई स्ट्रगल है तो पुरुषों का नाम आएगा। एक सिंबल माना गया, एक सिंबल स्टेटस माना गया कि युद्ध में भाई या आर्मी में। अब तो आज मिलिट्री के अंदर, डिफेंस के अंदर आज तो महिलाएं भी जा रही है आज, लेकिन आज हम पहले की बात करें तो महिलाओं को इनसे दूर ही रखा जाता था। तो एक सिंबल स्टेटस बन गया कि पुरुषों का ही काम है युद्ध करना या संग्राम या हिंसा इत्यादि, ये सब क्लियर है यहाँ पे। जबकि नारी को एक शांत स्वभाव का माना जाता है, शुरू से इनको एक कमज़ोर माना जाता है कि ये तो वीक है, ये तो बहुत कमज़ोर है, ये क्या ही कर लेंगे, ये कोई बड़े बड़े महल नहीं बना सकते, ये युद्ध में जा ही नहीं सकते, ये उदासीन है, काफ़ी उदासीन, शांत स्वभाव के हैं और लोगों से लड़ नहीं सकते, ऐसा माना गया है, ये लिखावट है। लेकिन ऐसा आज नहीं मेरे दोस्त, आज लड़ नहीं सकते हैं, आज तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड पालनहारी का, बस अपने घर को, अपने परवरिश को देख सकते हैं, चार दीवारी में ही रह सकते हैं, बस उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्त ये जो सिद्धांत है वो आज टूटा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं को शांत भगवान ने ज़रूर बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पुरुष कर सकते वो महिला नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम कर सकते हैं एक इंसानियत के नाते, वो चाहे वो महिला हो पुरुष हो सब कर सकते हैं। शारीरिक संरचनाएं अलग है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने कमजोरी बना दिया है, संरचनाएं अलग हो सकती है मेरे दोस्त। नारी को राष्ट्र की माता कहा जाता है। अब ज़रा खुद देखिए, जब भी हम अपने देश का सम्मान करना चाहते हैं हम बोलते हैं भारत माता की जय। इसका मतलब क्या है कि हम अपने नेशन का, जितनी भी जो हमारी महिलाएं हैं हम उनका सम्मान कर रहे हैं, हम उनका रिस्पेक्ट के नज़रिए से देख रहे हैं। सभी कंट्री कहते हैं कि जो नारी को एक राष्ट्र की माता कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कह रहे हैं तो हमें अपनी सम्मान भी तो देना चाहिए, लेकिन संघर्ष के समय ऐसा होता नहीं है। आज भी ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जिसके अंदर चाहे रेप के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, आप ज़रा खुद देखिए, जहाँ पे महिलाओं को मतलब कि अपना जो जस्टिस है सिर्फ वो लेने के लिए कई सालों लग जाते हैं। और यही मेन रीज़न है इंडिया के अंदर क्राइम रेट्स इंक्रीज़ होने का। महिलाओं के दोस्त ऐसा भी माना गया है कि संघर्ष के टाइम महिलाओं के द्वारा ही जो मतलब कि जो तलवार हुआ करता था वो पुरुषों को दिया जाता था कि लीजिए तलवार और जाइए युद्ध में लड़ कर आइए। तो मिडिवल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो मिडिवल इंडिया, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उस टाइम ऐसा हुआ करता था इंडिया के अंदर भी, महिलाओं के द्वारा ही तलवार दिया जाता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें यार, मॉडर्न इंडियन की भी बात करें, तो उस टाइम की जो प्रथाएं भारत में हुआ करती थी वो काफ़ी मतलब कि सोच से भी परे है यार। सिर्फ इस बात पे कि अगर तेरा पति मर गया है तो तू जिंदा होकर क्या करेगी, सिर्फ ये कहकर उसको अपने पति की चिता पे बैठकर जला दिया जाए, सती प्रथा कर दिया जाए, तो ये तो एक मानवीय प्रथा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो सती प्रथा जैसी प्रथा भारत के अंदर होना, एंड आप कह सकते हो कि बाल विवाह होना, एंड उस टाइम काफ़ी महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन प्लस डोमेस्टिक वायलेंस के साथ कोई राइट्स नहीं, महिलाओं को आगे पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं, समझ लो कि पढ़ने देना ही नहीं है भाई, क्या करेंगे पढ़कर, आगे चल के शादी, बच्चे, बस काम खत्म। तो महिलाओं को बिल्कुल राइट्स से बिल्कुल वंचित कर दिया गया था। प्रॉपर्टीज़ में महिलाओं को कोई राइट नहीं था, कोई राइट नहीं प्रॉपर्टी में, सिर्फ पुरुषों को और उसके बेटों को राइट हुआ करता था। महिलावाद तथा मानवाधिकार, इस पॉइंट को हम पहले डिस्कस करते हैं, फेमिनिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, ये हमारा पॉइंट है। आज देखिए महिलाओं के द्वारा ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को, इश्यूज़ को उठाया जाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एंशिएंट कंट्री की अगर हम बात करें हम तो प्राचीन काल से ये टाइम से चला आ रहा है। आज इस टाइम एशियन कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ के द्वारा ह्यूमन राइट्स की बात, स्पेशली महिलाओं के अधिकारों की डिमांड की जाती है, जिसके अंदर महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। जहाँ पे भी अगर वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उस जगह पे जैसे कि हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी पाया जाता है। और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कंट्री में हो,
उस कंट्री के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट को ये सब पता होता है, लेकिन सोसाइटी ने कुछ ऐसे कस्टम चला रखे होते हैं और उस कस्टम पे कानून का कुछ मतलब कि फोर्स होता ही नहीं। सोसाइटी में कस्टम चल रहा है, वो कस्टम फॉलो करना होगा। और दहेज प्रथा जैसे ऐसी प्रथा है जिसको ख़त्म करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की है। अब सरकार चाहे कितने ही कानून बना ले, क्या दहेज नहीं लेते हैं? आज भी दोस्तों करोड़ों की बोलियाँ लगती है। आप सरकारी नौकरी तो आपकी लग जाए, करोड़ों की बोलियाँ लगती है आज भी। क्या बस सोच सोच के डिपेंड है यार। आज 1979 के अंदर क्या हुआ, यूएनओ के अंदर महिलाओं के विरोध में जो भेदभाव होता है उसके लिए एक कन्वेंशन, एक समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत दुनिया भर के अंदर महिलाओं पे अगर कोई भी अत्याचार होता है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ में उठाया जा सकता है। आप खुद देखिए कि सही है भाई समझौता, कन्वेंशन ठीक है, लेकिन इसके ऊपर मोस्टली ऐसे काफ़ी सारे कंट्री जिन्होंने सिग्नेचर किया ही नहीं। क्यों भाई? आप महिलाओं के अधिकारों को लेकर आगे नहीं आना चाहते? आप एक एग्जाम्पल और देखिए, बलात्कार को लेकर 2000 में जो रेप के केसेस वगैरह होते हैं उसको सन 2000 में युद्ध अपराध कहा गया। यानी कि कोई महिला के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो उसको एक वॉर के समान माना जाएगा, है एक युद्ध हुआ है ये, और उसी के समान उस बंदे ने जैसा कोई ऐसा घटना करता है उसको वैसा ही सज़ा दिया जाएगा। लेकिन देखो, जिस देश के अंदर क्राइम में देने में ढीलापन होगा उस देश के अंदर ऐसी घटनाएं आम बन जाएगी, और इसलिए हमें इसमें कड़ापन दिखाना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहे दामनी केस हो, कठुआ केस हो, दोस्त आज ऐसे काफ़ी सारे केसेस हम देख लेंगे। आप देखो ना यार, हम तो उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे महिलाओं के सम्मान में तो लंका दहन कर दिया गया, लेकिन जब आज ऐसी घटनाएं होती है तो मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे महिलाओं के प्रति, आज कहते हैं कि महिलाओं को शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहने, छोटे कपड़े नहीं पहने चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? हम उनको बताएंगे क्या नहीं पहनना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें राइट्स है कि हम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। अब क्या पहनना है, क्या खाना है, अब ये भी हमें बताया जाएगा? खुद सोचिए एक बार यार। लोगों को अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी देश तो अपना आप ही बदल जाएगा जिस दिन से सोच बदल गई हमारी। क्लियर यहाँ पे? और इसलिए ये भी कहा जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे एक कोर्ट बनाया जाना चाहिए जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट कहें। महिलाओं की स्पेशली जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, रेप की केसेस हैं, काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो महिलाओं के राइट्स को इस कोर्ट के अंदर उठाया जाए, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे उस इशूज़ को उठाया जा सके। क्लियर यहाँ पे? तो इस प्रकार कहा जा सकता है राष्ट्रवादी महिलावादी का जो दृष्टिकोण है ये, इसके द्वारा यानी कि इसमें फेमिनिस्ट जो व्यूज़ हैं नेशनलिज्म के ऊपर, इसमें महिलाओं के इशूज़ को एज अ नेशन इंटरनेशनल लेवल पे उठाने की बात की जाती है, जो कि वास्तविक में ऐसे काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिसको आज दबा लिया जाता है। वास्तविक में उनको उठाया जाए तो महिलाओं पे जितना अत्याचार हुआ है इस धरती के ऊपर, शायद ही दोस्त और कोई मानव जाति होगा जिस पे इतना अत्याचार हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण के मुख्य तत्वों पर चर्चा कीजिए, यानी कि डिस्कस द कोर एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन। मार्क्सिस्ट व्यूज़ आप पढ़ने जा रहे हो। मार्क्सिस्ट जो व्यूज़ है यानी जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ये कार्ल मार्क्स नामक एक बंदे के द्वारा दिया गया है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था जिसका जन्म 1818 में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उसी थ्योरीज को मार्क्सिज्म कहा जाता है। और मार्क्सिज्म से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स और इसका फ्रेंड था फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों के द्वारा ये मार्क्सिज्म की थ्योरी दी गई, और इनके द्वारा जो कहा गया वही जाकर आगे चल के मार्क्सिस्ट थ्योरी फेमस हुआ। 1917 में 1917 में पहली बार ऐसा हुआ कि रसिया के अंदर, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद चाइना आज कम्युनिस्ट कंट्री अपने आप को कहता है, बट है नहीं प्योर तरीके से। कौन आज कम्युनिस्ट है? कम्युनिस्ट की डेफिनेशन फॉलो करना मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्टेट ना हो, जहाँ पे कोई क्लास डिफरेंसेस ना हो। क्या चाइना कोई अमीर गरीब नहीं होंगे? क्या वहाँ पे स्टेट नहीं है ना मेरे दोस्त? तो यही बात है। तो मार्क्सिज्म फॉलो आज कहीं पे भी इस तरीके से नहीं कि टोटली मार्क्सिज्म कंट्रीज को कोई हो। हाँ, लेकिन ये है कि मार्क्सिज्म को पूछा गया आपसे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, तो पहले इन पॉइंट्स को बताना है आपको कि मेन जो एलिमेंट्स है वो क्या है। अगर मैं आपको पहले ये समझा दूँ कि मार्क्सवाद क्या कहता है तो टोटल आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, मार्क्सवाद का ये कहना है कि मेन जो है इसका पॉइंट 1750 से लेकर 1850 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ, क्योंकि इसके बाद भी तो हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अभी भी चल रहा है इंडस्ट्री, तो काफ़ी सारी यूज़ हो रहे हैं। लेकिन 1750 से पहले जो मेन काम हुआ करता था 1750 से पहले, तो 1750 के पहले के टाइम के क्या होता था कि हाथों से काम हुआ करता था, इतने मशीन का था नहीं। जेम्स वोट के द्वारा मशीन, भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया गया। ब्रिटेन के अंदर ऐसे देखते देखते काफ़ी सारे मशीनों का आविष्कार हुआ। अब जो काम पहले हाथों से होता था वो मशीनों से होने लग गया, लोग बेरोजगार हो गए, और इसी के बाद जो पैसे वाले थे वो मशीनों में पैसा लगाते चले गए, अमीर अमीर और गरीब गरीब होता चला गया।
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये आउटकम निकल कर आया कि जो गरीब थे बेचारे वो और ही गरीब रह गए और वो अमीरों पे डिपेंडेंट हो गए। अब वो अमीरों को ही काम करते हैं और उनको पूरी अच्छे से मजदूरी भी नहीं मिलती। इससे गरीब गरीब और अमीर अमीर, अमीर गरीबों को एक्सप्लॉइट करता चला गया। और अब आती है कार्ल मार्क्स की थ्योरी। कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर हमें ख़त्म करना है इस डिफरेंसेस को, तो अब कार्ल मार्क्स दो थ्योरीज देता है। पहली थ्योरी कौन सी है? सोशलिज्म की। पहली थ्योरी कौन सी है? सोशलिज्म, जिसको हिंदी में समाजवाद कहा जाता है। और दूसरी थ्योरी है मार्क्सिज्म की, जिसको हिंदी में मार्क्सवाद कहा जाता है, साम्यवाद भी कहा जाता है। ये कहता है कार्ल मार्क्स हमें सोशलिज्म लेकर आना है, मतलब समाज के अंदर समानता लेकर आनी है और सोसाइटी के अंदर सभी मजदूरों, दुनिया भर के मजदूरों और फार्मर्स, किसानों एक हो जाओ, ये नारा देता है कार्ल मार्क्स। और दुनिया में जितने पुंजीपति हैं, जो अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, इनको ख़त्म कर दो, मार दो, उनकी पूरी संपत्ति ले लो और दुनिया में सभी लोगों को एक बराबर बंट जाए। तो सभी देशों के अंदर सोशलिज्म की विचारधारा लाना चाहता है कार्ल मार्क्स। और इस सोशलिज्म विचारधारा के बाद सभी जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंसेस है ये ख़त्म कर दिया जाएगा और सभी को रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये हो गया हमारा सोशलिज्म, जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। क्लासलेस का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी, दैट मीन्स कोई अमीर और गरीब नहीं होगा, सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जो सोसाइटी की संपत्ति है, चाहे वो ज़मीन हो गई, जायदाद हो गई, किसानों के लिए खेत हो गई, बैंक हो गई, इंडस्ट्री हो गई, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो चीज़, प्लस जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जिससे कि उत्पादन होता है, जिससे सभी चीज़ें बनती हैं, मशीन, औजार, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, इन दोनों चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। तो सोशलिज्म का मतलब है, क्या होता है इसका मतलब? जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई क्लास नहीं होगा सोसाइटी के अंदर, अमीर गरीब नहीं होंगे और कोई भी प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं होगी, सभी चीज़ों पे सरकार का अधिकार होगा, गवर्नमेंट का राइट होगा और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे भी गवर्नमेंट का अधिकार होगा। तो सिंपल शब्दों में बताऊं तो कोई क्लास नहीं होगी और सभी चीज़ों पे सरकार का अधिकार होना सोशलिज्म कहलाता है। अगर सरकार का अधिकार हो जाएगा, यानी कि अब स्टेट जो है, स्टेट के ऊपर किसकी सरकार होगी? लेबर्स की और फार्मर्स की, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर पूंजीपति को ख़त्म कर दिया है, उनके रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तभी तो कोई क्लास नहीं है। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो ये स्टेट है ना, ये अमीरों का सपोर्ट करता है, इसलिए अगर स्टेट रहेगा तो अमीर फिर से पैदा हो जाएंगे। इसलिए आगे चल के ये कहता है कि क्लासलेस सोसाइटी तो बनी गई है, ठीक है। अब ये कहता है कि हमें क्लासलेस के बाद हमें स्टेटलेस सोसाइटी बनानी है। स्टेटलेस सोसाइटी यानी कि जहाँ पर राज्य नहीं होगा, राज्य विहीन सोसाइटी बनानी है हमें। देश के अंदर राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य मतलब देश से ही है। तो अब बारी आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की एलिमेंट्स की चर्चा करना। आपको ये समझ में आ गया कार्ल मार्क्स क्या कहता है? मार्क्सिज्म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जहाँ पे कोई स्टेट नहीं होगी, क्योंकि इंसान को आज़ादी जब नहीं मिलती जब कोई दूसरा बंदा आए उसको गुलाम बना ले। इंसान को वास्तविक आज़ादी तब मिलती है जब उसको आर्थिक आज़ादी मिल जाए, उसके पास खाने के लिए पैसे हों, उसके पास रिसोर्सेज इतने हों कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और कोई दूसरा उसको एक्सप्लॉइटेशन करके उस पर अत्याचार ना करे। तो स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी मार्क्सिज्म के अंदर। तो समझ लो एक इमेजिनेशन है कार्ल मार्क्स के, ऐसा हुआ तो नहीं है, बट ये अपनी फिलोसफी दे रहा है कार्ल मार्क्स। तो हम कहेंगे उसको मार्क्सवादी अप्रोच एज ए इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर है, जहाँ पे कोई देश नहीं होगा, सभी लोग मिलकर अपना शासन खुद ही करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? बट ये इम्पॉसिबल और ऐसा हुआ नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में देशों का सपोर्ट नहीं करता, ये बोलता है कि देश आपस में लड़ते हैं पावर्स के लिए, लेकिन मेन पावर्स पैसा नहीं है, मेन पावर्स इकोनॉमी है। तो देशों को इकोनॉमिक पावर बरकरार करना चाहिए और सभी लोगों के पास इतने रिसोर्सेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए कि सर्वाइव कर सकें। तो मार्क्सवाद एक क्रांतिकारी समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, जो मैंने आपको भी बताया, सोशलिज्म की स्थापना करना चाहता है। और मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। और मार्क्सवाद की उत्पत्ति पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई थी। इसके विरोध के कारण पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो कैपिटलिज्म के बाद, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और अमीर हो गए,
ये बोलता है कि उनको ख़त्म करो, ये अमीर लोग ही गरीबी का कारण है, ये इनको शोषण करते जाएंगे, ये अमीर और गरीब गरीब होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि जब हम मार्क्सिज्म लेकर आ जाएंगे तो मार्क्सिज्म के अंदर सोसाइटी में क्लास रहेगी नहीं और स्टेट रहेगा नहीं, रिसोर्सेज सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्लस जो रिसोर्सेज सभी के पास इक्वल रहेगा लेकिन कोई स्टोर ना कर ले। इसके लिए ये मार्क्सिज्म एक थ्योरी देता है, उसको क्या कहता है, ये मनीलेस सोसाइटी, मनीलेस सोसाइटी, मनीलेस, मनी इकट्ठी ना हो जा भाई, इसलिए मनी का रेगुलेट करेंगे नहीं, मेनली इसका ये कहना है। फिर ये कहता है कि मार्क्सिज्म के अंदर लोग अपनी वर्क जो करेंगे वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? जो उसके पास अब कैपेसिटी है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है, जो उसके पास योग्यता है। अब कोई टीचर है तो वो टीचिंग का काम करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो कोई डॉक्टर का काम करेगा, इंजीनियर इंजीनियर का काम करेगा, तो जो भी जो होगा वो वटेवर वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग मिलेगा। मान लो कि मेरी शादी हो गई और मेरे 2 बच्चे हैं, क्लियर यहाँ पे, और आप जो ये फ़ोन देख रहे हो और आपकी भी शादी हो गई और आपके 11 बच्चे हैं, कम तो नहीं लिखा ना मैंने, सही लिखा है, और आपके 11 बच्चे हैं, तो मैं अगर मैं टीचर हूँ तो मैं टीचिंग का काम करूँगा और मेरे को इतने ही रिसोर्सेस मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा कि मैं 2 बच्चों को पाल कर मतलब कि पाल लूँ और पालन पोषण कर सकूँ। सिंपल है। क्यों? अगर मुझे भी इसके बराबर रिसोर्सेज मिल गया तो मैं इकट्ठे कर लूँगा और मैं फिर से अमीर बन जाऊँगा, इसका एक्सप्लोटेशन करूँगा। इसलिए इसको 11 बच्चे के अकॉर्डिंग मिलेगा, मुझे 2 के अकॉर्डिंग, चाहे वो काम कोई सा भी करे, रिसोर्सेज उसको नीड के अकॉर्डिंग मिलेगा, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे नीड इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कार्ल मार्क्स। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोलेटेरियन क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी फार्मर्स हैं एंड जो लेबर्स हैं उनको कहा जाता है प्रोलेटेरियन है। ठीक है, और जो बुर्जियस हैं, बुर्जियस वर्ड आप कहीं सुनोगे, बुर्जियस का मतलब होता है जो पैसे वाले, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो कहा जाता है बुर्जियस, यानी कि बुर्जुआ वर्ग हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है बुर्जियस, एंड हिंदी में कहते हैं इनको सर्वहारा प्लस प्रोलेटेरियन। क्लियर है यहाँ पे? क्रांति के बाद आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है कार्ल मार्क्स, और ये आदर्श व्यवस्था जो होगी, यानी कि जो ये एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है एक आइडियल सिस्टम को, उसी आइडियल सिस्टम को मार्क्सिज्म कहा जाता है। और मार्क्सिज्म किसे कहते हैं मैंने आपको अभी समझा ही दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है? देखो 1848 के अंदर कार्ल मार्क्स, जो भी मैं इसके विचार बता रहा हूँ कार्ल मार्क्स की, सोशलिज्म की, मार्क्सिज्म की, ये मार्क्सवाद ने यानी कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में लिखा है। 1848 के अंदर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसकी बुक आई थी। इसी बुक के अंदर इसने अपने विचार दिए है, संसार के जो लेबर्स हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, सभी एक हो जाओ, ये नारा देता है कार्ल मार्क्स। तब जाके पूंजीपतियों को खत्म कर देंगे भाई। लेनिन की 1917 के अंदर एक बुक आई थी, साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अंदर लेनिन बताता है किस तरीके से इम्पीरियलिज्म यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो गरीब देशों को, एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के देशों को किस तरह से गुलाम बनाते हैं और वहाँ की रिसोर्सेज को लूट को अपने देश में लेकर चले जाते हैं। ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, सब उन सब ने यही तो किया मेरे दोस्त, क्या किया? तो ये बताता लेनिन अपनी इस बुक के अंदर, क्योंकि लेनिन, स्टोलिन मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। भारत के दोस्तों भगत सिंह बहुत प्रभावित थे भाई। ठीक है, मार्क्सवादी उपागम के केंद्रीय यानी कि जो महत्वपूर्ण जो इसके एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात है मार्क्स की जो पुस्तक है पूंजी यानी द कैपिटल, इसमें इसने बताया कि अलग अलग सामाजिक विषयों का अंतर विषय अध्ययन करना जरूरी है। यानी कि जो अलग अलग जो सोसाइटी के जो मेन जो इश्यूज हैं उनको अलग अलग तरीके से उनको इस तरीके से स्टडी करो ताकि उसको रेज कर सके, इशू को और सॉल्व कर सके। आर्थिक विकास प्रभावी रूप से इतिहास के चालक का कार्य करता है। ये बोलता है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट, पावर, इन तीनों पे जोर ना देकर हमें इकोनॉमिक पे जोर देना चाहिए। किस पे? इकोनॉमी पे। हमें अपने इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो और सभी को बराबरी का दर्जा दो ताकि समाज में समानता आ सके। तो ये वर्ग का अत्यंत प्रमुख स्थान रखता है, यानी कि वर्ग जो शोषण है इसको खत्म करना चाहता है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आतंकवाद के ऊपर। इसमें आपको सिंपली अब आलोचना कर देनी है इसके कि इसने जो कहा है
कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये आज इम्प्लीमेंट कहीं तो हुई नहीं है भाई, कि नहीं कहीं स्टेट खत्म हो जाए, तो इम्पॉसिबल है ये। प्लस ये कहता है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो कही गई है कि नीड के अकॉर्डिंग दो भाई, तो ऐसे कैसे हो जाएगा यार, है कोई काम ही नहीं करेगा, वो सिर्फ बच्चा करेगा, है सोचो, फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं भाई हम बच्चा कर लेते हैं, सरकार तो हमें दे ही देगी, काम धंधा करने का फ़ायदा है। तो ये भी एक पॉलिसी भाई ये कार्ल मार्क्स से ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो इसकी जो इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन रह गई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन जो इसकी बात है वो फैक्ट वाली है कि समाज में जो अमीर गरीब का जो फासला है वो तो है भाई, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एंड निष्कर्ष में तरीके से कहा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के विचार एक वास्तविक, एक प्रैक्टिकल ही है पूरी। खैर वो बात लगी कि कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, हम रशिया रेवोल्यूशन सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ भी, बट 1991 में वो जब टूट गया, यूएसएसआर बिखर गया 15 में अलग अलग टुकड़ों के अंदर, तो हमने देखा किस तरीके से आज कैपिटलिज्म का प्रभाव ज़्यादा दुनिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आतंकवाद की परिभाषा दीजिए और हिंसा और आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादियों के इरादों और तरीकों का वर्णन कीजिए। मुझे लगता है दोस्त इस क्वेश्चन में हम कितना भी बोल लें आपको पहले से ही पता होगा। आतंकवाद वह विचारधारा जिसमें तोड़ फोड़, लूटपाट, हत्या, नरसंहार एंड सरकार को काम करो उसको रोको, सरकार के तंग करो एंड फौजियों पे अटैक करो, पुलिसों पे अटैक करो, उनके रिसोर्सेज को लूटो, मेन इनका पर्पस होता है ये, तो ठीक है। तो मेन इनका हम पहले मीनिंग देखते हैं। देखो, व्यक्ति या संगठित गुट द्वारा समाज या सरकार पर जोर जबरदस्ती करने या धमकाने के उद्देश्य से गैर कानूनी तरीके से हिंसा का इस्तेमाल करना आतंकवाद कहलाता है। दोस्त अच्छी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को सही से आता है, ठीक है। ये यूज करता है वायलेंस अनलॉफुल मैनर बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के द्वारा। इनका मेन जो एम होता है, पर्पस जो होता है वो ये होता है कि सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है उसको झुकाना है हमें अपने बातों के लिए, ठीक है। आतंक फैलाने और मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति निर्मित करने की तकनीक को ही आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद की कुछ और परिभाषा है, जैसे जो जितने भी नाम के कंट्रीज़ हैं, नॉन अलाइज मूवमेंट के जो कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी आता है, उनका ये कहना है कि आतंकवाद एक ऐसी हिंसक कार्यवाही है जो व्यक्तियों के एक समूह द्वारा की जाती है, जिससे मानवीय जीवन खतरे में होता है और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए घातक होता है, तथा जो एक राज्य तक सीमित नहीं होता। यानी कि टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, दुनिया के सभी कंट्री के लिए है। आज हमारे लिए भी है, तो जिस आतंकवाद को अमेरिका ने पाला था, वही आतंकवाद आज अमेरिका के लिए भी हो गया है। प्लस अमेरिका, रसिया या तो जो भी जिनके पास हथियारों का जखीरा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आतंकवाद ख़त्म हो जाए। वो ये चाहेंगे कि आतंकवाद और बढ़े, क्योंकि देशों को जब खतरा लगेगा तो वो हथियार हमसे ही तो खरीदेंगे मेरे दोस्त। तो आतंकवाद जहाँ भी जाएगा अशांति फैलाएगा, अशांति फैलाएगा तो अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ के हथियार ही बिकेगी भाई। तो वेपन्स को बेचने का बहुत अच्छा जरिया है ये, कभी नहीं चाहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले। वरना सीरिया, इराक, ईरान एंड अफगानिस्तान की हालात आज ऐसे नहीं होती। अमेरिका छोड़ के नहीं भाग देता दोस्त अफगानिस्तान को। आज देख ले तालिबान क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये आप समझ सकते हो मेरे दोस्त। चलिए, एलेक्स स्मिथ के अनुसार आतंकवाद हिंसा का या हिंसा की धमकी का उपयोग करने का एक मतलब की तरीका है, जिससे वो सरकार से अपनी कोई जो मांग है उसको मनवाना चाहते हैं, और अपने मांगों को मनवाने के दोस्त कोई क्रूर मानवीय मतलब कि ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। लगता है कि हम कहते हैं आतंकवाद तो धर्म नहीं है, या आतंकवाद मतलब कि उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है, कोई मतलब कि दयालुता नहीं है, कोई काइंडली भी होती ही नहीं, बिल्कुल आऊँगा बस गर्दन रेतने में मज़ा आता है, काम खत्म, ठीक है। अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के अनुसार समाज या सरकार के खिलाफ और गैर कानूनी बल प्रयोग करना, ऐसा ना करके केवल धमकी देना ही आतंकवाद है, ठीक है। अगर धमकी भी दे रहे हो तो भी वो आतंकवादी है। काफ़ी सारे डेफिनेशन हैं, जो मेन डेफिनेशन आपको मैंने बताए हैं, आप उनको लर्न कर लेना। आतंकवाद के मुख्य कारण क्या क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक रीजन। एक इंसान जब गरीबी में अपना पल बिता रहा है, अपनी गरीबी में ज़िंदगी जी रहा है, तो वो अपने आप को सिक्योर फील कभी नहीं करेगा। उसके मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे कि इस देश में रहने का मेरे फ़ायदा ही क्या है, क्या दे रहा है मेरे को ये देश, मेरे तो पेट भी नहीं भर पा रहा भाई। तो फिर वो अलग रास्ता अपनाता है, गलत रास्ते में जाके वो टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है। अब उनको ये श्योरिटी वहाँ मिलती है कि भाई तेरे मर जाने के बाद तेरे घर वालों को पूरी ज़िंदगी भर खाना मिलेगा, उनको हम देख रेख करेंगे, पर जब तक तू आतंक में रह रहा है फुल मौज की ज़िंदगी जिएगा। और इन चीज़ों के वजह से आज भी दोस्त काफ़ी ब्रेन वॉश की मशीन चल रही है मार्केट के अंदर। काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग के लिए पीओके में लेकर जाता है। दुनिया भर के देशों के अंदर ऐसी घटनाएं मिलती है। तो सबसे पहले हम लोगों को सही से रोज़गार देना होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है उसके रेट को बढ़ाना होगा, ताकि लोग उस देश में रहते हुए मतलब कि सिक्योर फील करें अपने आप को। 2 वक्त की रोटी भी तो नसीब हो यार। जब हम आज़ादी का पर्व बनाते हैं तो उस गरीब से पूछो एक बार कि आज़ादी का पर्व क्या होता है।
उसके लिए आज़ादी उस दिन होगी जिस दिन वो 2 वक्त की रोटी खा के चैन से सो सके, अपने मनपसंद खाना खा सके। सबसे बड़ी बात दोस्त यहाँ पे ये है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रीज़न भी होती है इसकी। लोग अपने मन से चाहते हैं कि नहीं यार, वो अशांति पैदा करना चाहते हैं, उनको हथियार पसंद होता है, खून खराबा पसंद होता है उनको। एंड सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे सोशल कल्चर चेंजेस होते हैं कि लोगों को मजबूर कर दिया जाता है। अब वो लोग अपने आप मजबूर से भी हो जाते हैं आतंकवादी बनने के लिए। क्लियर है यहाँ पे। राजनीतिक विवाद, काफ़ी सारे ऐसे विवाद हैं जैसे कि लोग पहले स्टेट से झगड़ा करते हैं, फिर वो आतंक का रूप ले लेते हैं। जैसे श्रीलंका में दोस्तों लिट्टे एक तमिल राज्य बनाना चाहता था अलग, लेकिन वो आतंक का रूप ले लिया। भारत के अंदर भी ऐसे काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मतलब कि कोई स्टूडेंट्स यूनियन बने, काफ़ी सारे ऐसे यूनियन बने हैं जो आगे चल के उग्रवादी रूप ले लिए, जिससे अलग होने के लिए उन्होंने आंदोलन करे। तो अलगाववादी आंदोलन आतंकवादी में दोस्त कब तब्दील हो जाता है ये पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनकी मांग नेशनलिज्म की अगेंस्ट हो जाती है, यानी कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म कह सकते हो आप। क्लियर यहाँ पे। तो आतंकवादी रूप जिसमें नक्सलवादी भी कहा जाता है। ठीक है। शासक व शासितों में संपर्क का अभाव होना, कोई ऐसा ग्रुप जो अपने देश के सरकार से बिल्कुल ही असंतुष्ट हो, उसको लग रहा हो कि सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है यार कि वो सरकार के अगेंस्ट में एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। कानून व न्याय व्यवस्था के दोष, अब उसको ये लगता है कि भाई कानून से मुझे मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई अपराध कर रहा है तो उसको सजा ही नहीं मिल रही है। तो एक इंसान थक जाता है कानून पे विश्वास करते 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 करते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर वो मजबूर हो जाता है कानून को हाथ में उठाने के लिए। लो भाई, फिर वो आतंक का रूप धारण करता है, फिर समाज के अंदर वही करने लग जाता है जो अब लोग तब तक लोग कर रहे थे भाई। तो कानून का ढीलापन भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। नव युवकों में असंतोष, देखो आज की जनरेशन जो यूथ है उसका ब्रेन वॉश भी ईजिली हो जा रहा है, पहला रीज़न ये है। प्लस एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा चक्कर है, तो हमें इसको ठीक करना होगा। क्लियर यहाँ पे, हम इसको ठीक करना होगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है? शस्त्रों की प्राप्ति में सुगमता। आज क्या है कि ईजिली आपको इलीगल तरीके से वेपन्स मिल जाती हैं, तो ये एक मेन तरीका है आतंकवाद को बढ़ावा देने का। तो हमें ये इन चीज़ों में सुधार करना होगा, तभी हम आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं। आतंकवाद के उद्देश्य, मोटिव्स ऑफ टेररिज्म क्या है? देखो सबसे बड़ी बात क्या है इनके लिए, जो भी कोई इनके साथी कोई बंदी यानी कि कैद कर लिया, जैसे कि भारत के अंदर जब 1999 की बात करते हैं हम, जब उनको यार छुड़ाने के लिए, जब काठमांडू जो आ रही थी फ्लाइट यार, कुछ तरीके से उसको हाईजैक किया गया छुड़ाने के लिए, फिर मतलब कि जब बस उनका रीज़न था तो बस रिहा करवाना यार, फिर अंत में क्या हुआ है, छोड़ा गया भाई है। तो रिहाई के लिए, फिरौती के लिए, रकम वसूल करने के लिए, अपनी विचारधारा को प्रचार आगे बढ़ाने के लिए, सोशल इकोनॉमिक जो एलिमेंट्स है या जो अथॉरिटी है उस पर अटैक करने के लिए कह सकते हो, या सोसाइटी के अंदर अपने आतंक फैलाने के लिए। आज ISI क्या कर रहा है भाई है, आज पाकिस्तान एक आतंकी फैक्ट्री, आज ग्रे लिस्ट में उसको डाल दिया गया। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, एक टाइम अमेरिका कर रहा, आज भी वही चाहता है यार वो। ठीक है, सीरिया इराक ईरान देख लीजिए आप। आतंकवाद का उद्देश्य बदले की भावना भी हो सकती है कि हमें तो उससे बदला लेना है भाई। आप खुद देखिए, जब 9/11 की घटना हुई अमेरिका के अंदर, तो उसके बाद आप खुद देखिए कि वही आतंकवाद अमेरिका पाल रहा था। अमेरिका पर जब अटैक हुई तो उसके अकल ठिकाने आ गई। फिर अमेरिका ने बदले की भावना से अफगानिस्तान में अटैक किया, और अमेरिका ने तो तालिबान, आप देखिए यार कि जब तालिबान बना वहाँ पे अमेरिका के अंदर, रशिया के अगेंस्ट में बनाया दोस्तों अमेरिका ने, और वही तालिबान आज अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अब जरा खुद सोचिए यहाँ पे। तो इस तरीके से अव्यवस्था व आंतरिक संकट उत्पन्न करना, मेन चाहते हैं कि किस तरीके से हम अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करें अपने इस जगह पे, ताकि लोग हमसे डरें, क्योंकि जो डर का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की भूमिका क्या है, उसके काम बताने। देखो WTO UNO जब बना था 24 अक्टूबर 1945 के अंदर, तो UNO के साथ ही काफ़ी सारी एजेंसीज भी बनी थी। तो मेनली हम देखें तो 1948 के अंदर गेट बनाया गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड का मतलब क्या है कि जो व्यापार के नियम बनाएंगे, जो ट्रेड की रूल और रेगुलेशंस को क्रिएट करेगी, वो होगी गेट। इसको दोस्तों चेंज करके 1 जनवरी 1995 के अंदर इसका नाम रख दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है, जो बिजनेस नेगोशिएशन यानी कि जो ट्रेड के लिए जो एग्रीमेंट है वो करवाता है। दुनिया भर के देशों के बीच में कोई भी ट्रेड को लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो कोई ब्रेक कर दे तो उसके लिए जस्टिस का काम WTO ही करता है। और जो भी WTO के मेंबर है
उनके ऊपर ये नियम लागू होता है कि वो सभी देशों के लिए अपने दरवाजे खोल देंगे। कोई भी देश चाहे उस देश में जाके जा सकता है, व्यापार कर सकता है। और इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे तो आज कोई भी देश किसी दूसरे देश से अलग हो ही नहीं सकता। आज किसी ना किसी तरीके से हम किसी दूसरे देश पे इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। चाइना पे, आप इधर वेस्टर्न कंट्रीज पे देख लीजिए, आप कल्चर हमारी ख़त्म होते जा रही है, ग्लोबलाइजेशन भाई। ठीक है, तो WTO क्या क्या कहता है कि हम किसी भी देश को व्यापार करने से रोक नहीं सकते भाई। तभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं कहती इस बिल्कुल खुले तरीके से कि चाइनीज़ माल मत यूज़ करो, क्योंकि WTO का मेंबर वो भी है, हम भी हैं भाई। WTO के मेंबर होने के नाते हम ऐसा बोलेंगे तो उसके नियमों का उल्लंघन, क्योंकि हमें ट्रेड करना है सभी देशों के साथ मिलजुल कर आपस में, और इसीलिए मेन रीज़न है ये। और WTO प्रेशर डालता है भाई, अपने टैक्स को कम करो, टैरिफ कस्टम ड्यूटी कम करो, जितनी कम करोगे लोग बाहर की कंपनी ज़्यादा आपके देश में लेकर आएंगे। तो WTO भी दोस्त आज देशों की सोवरेनिटी के लिए, सोवरेन जो प्रभुसत्ता है उसके लिए खतरा बना हुआ है ये। ठीक है, यानी जो शक्ति है, जो पावर है देशों की, उसके खतरा बना है, क्योंकि रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट करवाने में इसका भी कहीं ना कहीं रोल रहता है, ये फोर्स कर डालता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग करता है ये, सबसे कानून को बनाता है ट्रेड को लेकर, एंड मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ कहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। विवादों का निपटारा करता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के बाद इसका मेन जो काम होता है वो होता है क्या, व्यापार क्षमता का निर्माण करना, किस तरीके से ट्रेड को और आगे और तेज़ी से बढ़ाया जाए, एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग लेना। ट्रेड के लिए अगर किसी कंट्री के पास कोई दिक्कत आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, या उसके उस देश के अंदर मान लो कि दिवाली होने वाला है, कोई पैसे की किल्लत आ गई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि उस देश के अंदर इनकम आ कम रही है बट खर्चा स्पेंड ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि इक्वल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए मुद्रा बैंक यानी कि IMF के द्वारा, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा, चलिए कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा पैसे मिल जाती है उससे, एंड वर्ल्ड बैंक छोटे मोटे खर्चे, सड़क पानी बिजली के लिए पैसे मिल जाती है। तो WTO इन दोनों एजेंसी से मिलकर लोगों को लोन भी दिलवाता है, यानी देशों को लोन दिलवाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको लगता है कि चाइना भविष्य में एक शक्तिशाली देश, एक महाशक्ति बन सकता है भाई? आज खुद देखिए आप, 1949 के अंदर चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बना, उसके बाद तेज़ी से इसकी पॉपुलेशन बढ़ते चले गए। इंडिया और चाइना के संबंध स्टार्टिंग में कुछ ठीक रहे, लेकिन 1959 में जैसे ही उसने तिब्बत कौम से छीना, तिब्बत के बाद 1962 में हमारे साथ उसके जो वॉर हुआ, उसके बाद से हमारे संबंध ठीक नहीं रहे। आज भी दोस्त हमारे चाइना के साथ सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं आए दिन, क्योंकि वो मैक मोहन लाइन को मानता ही नहीं है। एंड आज उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, फिर भी उसने इकोनॉमिक कंडीशन में जो तरक्की हासिल की है वो माइंड ब्लोइंग है। हम देखो, डेमोक्रेसी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लोगों को लिबर्टी है नहीं, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन है हम उसे जरूर सीखते हैं भाई। क्यों? क्योंकि आज खुद देखिए, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद, क्षेत्रफल और भौगोलिक स्थिति में बड़ा होने के बावजूद आज चीन मुख्य प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, और उसका उसने दोस्त सही से अपनी पॉपुलेशन का सही से इसने यूज़ किया है। जो वेस्टेज जो मटेरियल्स होते हैं उनका इसने यूज़ किया है। आज जो भी फंडामेंटल नीड्स होते लोगों की, आज वो खुद चाइना मैन्युफैक्चर करता है। आज अपने देश के अंदर आप AC बना लोगे, कूलर बना लोगे, कोई गाड़ियाँ बना लोगे, मोबाइल फ़ोन बना लोगे, लेकिन उसके माइक्रोचिप्स हो गए, जो सेमी कंडक्टर हो गया, आपको चाइना से लेना पड़ेगा आप, है। तो चाइना आज एक आपकी जो सांस है ना, सांस वो बन चुका है। दुनिया भर के कंट्री चाइना पे डिपेंड हो रहे हैं, और चाइना क्या कर रहा है भाई, अपनी सीमाओं को विस्तार कर रहा है, आसपास के कंट्री को अपने कब्जे में ले रहा है, जैसे कि ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, देख लीजिए आप, हिंद में महासागर हो गया है। तो अपने को विस्तार करके वो अमेरिका से आगे निकलना चाहता है। वो चाइना चाहता है मैं सुपर पावर बनना चाहूँ। तो चाइना दोस्त UN को जब मेंबर बना, 19 परमानेंट मेंबर बना, और इसमें दोस्तों भारत का बहुत बड़ा रोल रहा था। देखिए भैया 1971 के अंदर परमानेंट मेंबर, अब उसके बाद खुद देखिए WTO का मेंबर बन गया, और धीरे धीरे करते करते इसने सेज बनाया अपने कंट्री के अंदर। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, दुनिया भर के सभी कंट्री को इसने इन्वाइट किया कि चाइना के अंदर आओ, और इसने क्या किया, तो उस बीजिंग को बना दिया इसने क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दुनिया भर के कंट्री आओ और बीजिंग के अंदर अपने व्यापार खोलो। क्योंकि इसने चाइना ने क्या किया कि 1978 के अंदर खुले द्वार की ओपन डोर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया। और ओपन डोर पॉलिसी मतलब है खुले द्वार के नीति, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहाँ पे स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है,
लेकिन उसको इसने ढील कर दी और दुनिया भर के देश से लोग आए और इन चाइना के अंदर ट्रेड करें, अपनी कंपनीज खोले, जिससे कि चाइना को हैवी टैक्स मिले और लोगों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट मिले। चाइना दोस्त यही पॉलिसी इसको विश्वगुरु बनाती है। और देखते देखते चीनी जो गणराज्य है और उसने अपने लोगों को सही से स्किल्ड बनाकर उसको एज अ वर्क में काफ़ी यूज़ किया। और चीन और उसका विश्व अस्तित्व जो आज इस टाइम पे है, इकोनॉमिक सेक्टर में तो साथ सुपर पावर है, एक विकसित कंट्री, एक डेवलप कंट्री की कैटेगरी में चाइना भाई आने लग गया। आप देख लीजिए आप उसकी मतलब की कंडीशन क्या है इकोनॉमिक पावर में है। एंड चाहे अर्थव्यवस्था उसको देख लीजिए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आज उसकी अर्थव्यवस्था है। सेना में सबसे बड़ी सेना अपने पास रख रखा है यार, है तो बड़ी सेना भी, उसके पास इकोनॉमिक पावर भी। चाइना से ही मेन डर लगता है अमेरिका को, मेन मतलब जो एक टक्कर देने वाला है वो चाइना लगता है अमेरिका को। तो अमेरिका और रसिया दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट तो रहता ही है, लेकिन आज दोस्त रसिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बेहतर हो गया है, जिससे कि भारत को लगता है कि यार क्यों ये बेहतर होंगे तो भारत का संबंध रसिया के थोड़ा सा ढीला ढाला हो जाएगा। इसलिए नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना सभी देश की प्रायोरिटी होती है। तो चाइना आज जिस तरह के दोस्त इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है वो आने वाले टाइम में चाइना को भविष्य में और आगे लेकर जाएगा। जो मैंने आपको आज क्वेश्चन बताए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इन 2 वीडियोस के अंदर आपको कुछ और क्वेश्चन बताया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताया गया है। तो इस वीडियो के बाद मैंने आपको दिया है प्लेलिस्ट की लिंक, MPS 2 प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इन दोनों वीडियोस को देख लेना वो दोस्त, वरना फेल हो जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया और आपने इन दोनों वीडियोस को देख लिया जिसमें मैंने और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बताए और आपको चैप्टर्स बताए, तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी सीधा पूछ ले या घुमा कर पूछ ले, आप इग्नू के एग्जाम में कभी फेल नहीं हो पाओगे। तो 2 वीडियोस प्लीज़ ये देख लीजिएगा। और इन सभी टॉपिक्स की MPS 2 की जो मेन जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आंसर की सीरीज़ है ये अपडेट किया गया है अगस्त 2022 एग्जामिनेशन के लिए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप नोट्स को जरूर ले लीजिए, अपडेटेड जो नोट्स हैं, और आप उससे स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। आपके क्वेश्चंस जो होंगे एग्जाम्स के अंदर नोट्स में से ही आएंगे। कभी कभार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ ले आता है, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन सारे नोट्स में से आएंगे, आप नोट्स को लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद कमेंट्स में आके बताइए। आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जो वीडियोस मैंने आपको बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लेना आप। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए और सही से टॉपिक को समझिए, पॉइंट्स को तैयार कीजिए, रिवीजन कीजिए, पेपर में धमाल मचाना है और सही से लिख कर आना है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अभी बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपके सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको मैं इस चैनल पर करवाऊँ। जय हिंद, जय भारत।